नमस्कार। आज हम जिस चीज़ पर गहरी नज़र डालने वाले हैं वो है सचेत पेरेंटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कैसे हम पेरेंटिंग के उन पुराने ऑटोमेटिक तरीकों से बाहर निकल सकते हैं जो जाने अनजाने हमें अपने माँ बाप से मिल जाते हैं। हाँ, विरासत में। हाँ, कोशिश ये है कि बच्चों को पालने में हम ज़्यादा मौजूद रहें, उनसे बेहतर जुड़ें और घर में थोड़ी ज़्यादा शांति हो। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत अहम बात कही गई है कि असली बदलाव बच्चों को बदलने से नहीं आता। अच्छा। हाँ, बल्कि पहले खुद को, अपनी अंदरूनी दुनिया को संभालने से आता है। ये पेरेंटिंग को एक तरह से खुद की ग्रोथ का रास्ता भी बताता है। और इसी सिलसिले में साचेत नाम के एक फ्रेमवर्क की भी बात हुई है। साचेत। हाँ, एस से सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, ए से अट्यूनमेंट यानी बच्चे से तालमेल बिठाना, सी से कंपैशनेट गाइडेंस प्यार से रास्ता दिखाना। अच्छा। और HET से होलिस्टिक ग्रोथ यानी बच्चे का और अपना भी हर तरह से विकास। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरी जानकारी में से वो खास बातें निकालना जो पेरेंटिंग के रोजमर्रा के सफर को थोड़ा कम तनाव भरा और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करा सकें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इस खोज को। जी। पहली बात जो मुझे बहुत अपनी सी लगी वो ये कि हम कितनी बार खुद को बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करते हुए पाते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे। हाँ, होता है। जबकि हमने शायद कसम खाई थी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा या करूंगी। हाँ। जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और अचानक तेज गुस्सा आ गया और बाद में ख्याल आया, अरे ये तो बिल्कुल पापा जैसा था या मम्मी जैसा। हाँ, ये बहुत आम है। देखिए, इस सामग्री के अनुसार इसकी जड़ें हमारे बचपन के अनुभवों में है और तनाव में हमारी जो सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं ना, उनमें होती हैं। मुश्किल हालात में हमारा दिमाग अक्सर वही जाना पहचाना पुराना रास्ता पकड़ लेता है, भले ही वो आज ठीक ना लगे। हाँ, भले आज वो रास्ता हमारे अपने उसूलों से मेल ना खाता हो। इसे ही ऑटो पायलट मोड कहा गया है, मतलब बिना सोचे समझे होने वाली प्रतिक्रियाएं। अच्छा। और यही ऑटो पायलट मोड हमें वो पेरेंट बनने से रोकता है जो हम असल में बनना चाहते हैं। और मजे की बात यह है, या शायद राहत की, कि इन आदतों को सिर्फ पहचान लेना ही बदलने की तरफ पहला कदम है। जैसे इसमें वो अर्जुन नाम के पिता का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो अपने काफी सख्त पिता की तरह ही बात बात पर गुस्सा हो जाते थे। जब उन्होंने अपनी ट्रिगर जर्नल रखनी शुरू की, लिखना शुरू किया कि कब और क्यों गुस्सा आता है, तो उन्हें समझ आया। क्या समझ आया? कि असल वजह बच्चे की गलती नहीं, बल्कि उनका अपना ये महसूस करना था कि उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनका अपमान हो रहा है। ये एहसास होते ही कि गुस्सा बच्चे से ज्यादा उनके अपने अतीत से जुड़ा है, वो अपनी प्रतिक्रिया को काबू करने लगे। और ये पहचानना बहुत जरूरी है कि ये आदतें बदली जा सकती हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इस सोच को पुख्ता करने के लिए ट्रिगर जर्नल या फिर गुस्सा आने पर कुछ भी कहने या करने से पहले सिर्फ एक गहरी सांस लेने जैसे छोटे लेकिन काम के तरीके बताए गए हैं। एक गहरी सांस? हाँ, कभी-कभी सिर्फ एक सांस का फासला भी हमें उस ऑटो पायलट को बंद करके सोचने का वक्त दे देता है। और हर बार जब आप अपनी ऑटो पायलट प्रक्रिया को पकड़ लेते हैं, चाहे वो हो जाने के बाद ही क्यों ना हो, वो भी एक तरह की जीत है, एक कदम आगे है। अच्छा, ये तो हुई ऑटो पायलट की बात। पर पेरेंटिंग में तेज भावनाएं आना, जैसे बहुत ज्यादा निराशा, गुस्सा या एकदम बेबस महसूस करना, ये तो लगभग रोज की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। सामग्री में इसे पेरेंट का इमोशनल वॉल्केनो कहा गया है, भावनात्मक ज्वालामुखी। हाँ, इमोशनल वॉल्केनो। दिन भर का तनाव, ऑफिस की टेंशन, नींद पूरी न होना, पैसों की चिंता, ये सब अंदर जमा होता रहता है। और फिर किसी छोटी सी बात पर, जैसे बच्चे ने गिलास गिरा दिया या जूते नहीं पहन रहा, वो पूरा जमा हुआ लावा फट पड़ता है। ये महसूस तो बहुत लोग करते होंगे। बिल्कुल। और यहीं पर पवित्र ठहराव या सेक्रेट पॉज का आइडिया बहुत काम का साबित हो सकता है। पवित्र ठहराव, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, जब आपको वो तेज भावना महसूस हो, सीने में जलन हो, मुठिया भींचे, तो तुरंत कुछ कहने या करने के बजाय बस एक पल के लिए रुक जाएं। सिर्फ रुक जाएं। हाँ, सामग्री में 3 सांस तकनीक का सुझाव दिया गया है। बहुत आसान है, बस 3 गहरी सांसें लें। अच्छा। शायद पहली सांस पर सोचें, रुको, दूसरी पे महसूस करें कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ, और तीसरी पर सोचें कि मैं चाहती क्या हूँ, कि इसका नतीजा क्या हो। ये कुछ सेकंड का ठहराव हमें गुस्से या हड़बड़ी में कुछ ऐसा करने से बचा सकता है जिसका हमें बाद में पछतावा हो।
और एक और बात जो मुझे बहुत काम की लगी, भावनाओं को गुनाह या गलती समझने के बजाय संकेत समझना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो ये बुरा होने की निशानी नहीं है, बल्कि शायद ये बता रहा है कि आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। हो सकता है आपको मदद चाहिए या सम्मान चाहिए, या शायद बस थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है। हाँ। इसी को समझने और संभालने के लिए वो CALM विधि बताई गई है। सी। सेंटर यानी पहले खुद को शांत करें। हाँ। A एक्नॉलेज। हाँ, एक्नॉलेज यानी अपनी भावना को पहचाने और नाम दें। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ। L लिसन टू नीड यानी अपनी जरूरत को सुने कि ये भावना क्या मांग रही है। और M मैनेज। मैनेज यानी फिर उस भावना को किसी सही तरीके से व्यक्त करें या संभालें। तो CALM सेंटर, एक्नॉलेज, लिसन, मैनेज। जी, और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं होता, ये बच्चों के लिए एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण भी सेट करता है। कैसे? जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता मुश्किल भावनाओं को चिल्लाए या बिखरे बिना संभाल सकते हैं, तो वो भी सीखते हैं कि भावनाएं बुरी नहीं होती और उन्हें संभाला जा सकता है। अच्छा। इसमें मार्को का उदाहरण दिया गया है, जिनके 3 बच्चे हैं और सुबह तैयार होने के वक्त घर में रोज महाभारत होती थी। वो अक्सर चिल्लाते थे। कई घरों में होता होगा ये। हाँ, जब उन्होंने स्कैल्म विधि अपनानी शुरू की, जैसे एक सुबह जब बच्चे लड़ रहे थे और किसी ने नाश्ता गिरा दिया, तो चिल्लाने के बजाय वो रुके, गहरी सांस ली, मन में कहा मैं बहुत गुस्से में हूं, और फिर शांत लेकिन मजबूत आवाज में बच्चों से बात की। और नतीजा ना सिर्फ उनका चिल्लाना कम हुआ, बल्कि बच्चे भी उनकी बात ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। कमाल है। अच्छा, अगला विचार जो इस सामग्री में है वो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। कनेक्शन पहले, सुधार बाद में। कनेक्शन बिफोर करेक्शन। हाँ। ये बहुत पावरफुल है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चे का बुरा बर्ताव शरारत है या वो जानबूझकर तंग कर रहा है। पर ये नजरिया कहता है कि कई बार बच्चे का गलत व्यवहार असल में उसके डिसकनेक्टेड महसूस करने का संकेत होता है। सही। या किसी भावनात्मक जरूरत का, जैसे ध्यान, प्यार या सुने जाने की जरूरत। हम सीधे उसे ठीक करने, डांटने या सजा देने पर कूद पड़ते हैं, पर शायद उसे उस वक्त सिर्फ हमारे जुड़ाव की जरूरत थी। शायद वो अपने व्यवहार से कह रहा हो, मुझे देखो, मुझसे जुड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सिद्धांत पेरेंटिंग के नजरिए को बदल सकता है। कनेक्शन पहले, सुधार बाद में का मतलब है कि बच्चे को उसके व्यवहार के लिए टोकने या नतीजा बताने से पहले एक पल के लिए उसके साथ जुड़े मतलब कैसे? सहानुभूति दिखाएं, शायद उसके बराबर झुककर बैठें, उसकी आंखों में देखें, कहें मैं देख रही हूं कि तुम बहुत परेशान हो, या लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे बच्चे को महसूस होता है कि आप उसकी टीम में हैं, उसके खिलाफ नहीं, भले ही आप उसके किए से सहमत ना हो। ये कनेक्शन एक पुल की तरह काम करता है, जिस पर चलकर आपका मार्गदर्शन या सीख उस तक पहुंच सकती है। अगर पुल ही टूटा होगा तो सीख कैसे पहुंचेगी? हाँ, और ये भी कहा गया है कि जब बच्चे हमसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो वो हमारी बात सुनने और सीखने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। जी, ये कुछ वैसा ही है जैसा वो पॉजिटिव डिसिप्लिन वाली बात है। बच्चे तब बेहतर करते हैं जब वे बेहतर महसूस करते हैं। हाँ, जेन नेल्सन, बिल्कुल। जब उनका इमोशनल टैंक भरा होता है, जब वो सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो सहयोग करने और सीखने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? मतलब मान लीजिए बच्चा कोई खतरनाक काम कर रहा है, तब कनेक्शन बनाने का वक्त कहाँ होता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। बेशक सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता है। अगर बच्चा सड़क की तरफ भाग रहा है तो आप पहले उसे रोकेंगे, कनेक्शन बाद में बनाएंगे। हाँ, जाहिर है। लेकिन रोजमर्रा की ज्यादातर स्थितियों में, जैसे होमवर्क पर लड़ाई, स्क्रीन टाइम पर बहस, खिलौने न समेटना, वहाँ कनेक्शन पहले बनाने का मौका होता है। और इसके लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने होते, छोटे छोटे तरीके हैं। बच्चे के स्तर तक झुकना, हमदर्दी भरे शब्द इस्तेमाल करना, मुझे पता है तुम निराश हो कि खेलने का वक्त खत्म हो गया। शांत और इज्जत से बात करना, शायद प्यार से कंधे पर हाथ रखना अगर बच्चा उस वक्त छूने दे। वो डैन और उनके बेटे लियो का उदाहरण यही दिखाता है। डैन रोज लियो पर होमवर्क के लिए चिल्लाते थे। अच्छा। जब उन्होंने तरीका बदला, पहले लियो के पास बैठकर उसकी परेशानी समझने की कोशिश की, लगता है ये मैच तुम्हें मुश्किल लग रहा है, और साथ में करने की पेशकश की, तो लियो का विरोध काफी कम हो गया और होमवर्क बिना लड़ाई झगड़े के पूरा होने लगा। तो कनेक्शन बनाने से विरोध कम हुआ। हाँ, ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के बाद सुधार की बात आती है। पर सुधार का मतलब क्या है?
पारंपरिक तरीके तो डांटना, टाइम आउट देना या कोई पसंदीदा चीज छीन लेना होते हैं। जी। सामग्री कहती है कि ये अक्सर काम नहीं करते या कम से कम लंबे समय तक काम नहीं करते क्योंकि ये बच्चे को डर सिखाते हैं, जिम्मेदारी नहीं। सही बात है। और जैसा आपने कहा, कई बार सजा का उस गलती से कोई लेना देना ही नहीं होता। बच्चा होमवर्क नहीं करता और सजा मिलती है कि टीवी बंद। इन दोनों बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए ये सामग्री प्राकृतिक और तार्किक परिणामों पर जोर देती है, सजा पर नहीं। प्राकृतिक और तार्किक परिणाम ये क्या है? प्राकृतिक परिणाम वो होते हैं जो बिना किसी के दखल के अपने आप होते हैं। जैसे अगर बच्चा ठंड में कोट नहीं पहनता तो उसे ठंड लगती है। ये जिंदगी का सबक है, माँ बाप की सजा नहीं। तार्किक परिणाम वो होते हैं जो माता पिता तय करते हैं, लेकिन वो बच्चे के व्यवहार से सीधे जुड़े होते हैं और उसे कुछ सीखने में मदद करते हैं। मतलब जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर बच्चा दीवार पर क्रेयॉन चलाता है तो तार्किक परिणाम यह है कि वो उसे साफ करने में मदद करे, हाँ, ना कि उसकी साइकिल चलाना बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। या अगर बच्चा खेलने के बाद अपने खिलौने समेटने से मना करता है तो तार्किक परिणाम ये हो सकता है कि वो खिलौने कुछ दिनों के लिए खिलौना जेल यानी एक डब्बे में बंद हो जाएं। खिलौना जेल? हाँ, जब तक कि वो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी दिखाने को तैयार ना हो। ये सुनने में ज्यादा सेंसिफुल लगता है, मतलब लॉजिकल लगता है। हाँ, लॉजिकल तो है। बिल्कुल। ये सोच को सजा देने वाले जज से बदलकर समस्या सुलझाने वाले कोच की तरफ ले जाता है। कोच? हाँ, परिणाम तय करते समय 3 Rs का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। रिलेटेड यानी व्यवहार से संबंधित हो, रिस्पेक्टफुल यानी इज्जतदार हो, बच्चे को बेइज्जत या शर्मिंदा न करें, और रीजनेबल यानी मुनासिब हो, व्यवहार के अनुपात में हो। रिलेटेड, रिस्पेक्टफुल, रीजनेबल। जी। दीवार पर एक लकीर बनाने की सजा हफ्ते भर टीवी बंद होना मुनासिब नहीं है। सही बात है। जब परिणाम इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं तो बच्चे कारण और प्रभाव सीखते हैं। उनमें गलती को सुधारने की अंदरूनी इच्छा जागती है, न कि सिर्फ पकड़े जाने से बचने का डर। इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना और मेहनत लगती है, पर नतीजा बेहतर होता है। हाँ, ये बात तो है कि इसमें ज्यादा सब्र और सोच विचार की जरूरत है। और सच तो ये है कि कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता। कोई नहीं होता। हम सब गलतियां करते हैं। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी शायद कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाते हैं, या कुछ ऐसा कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। हाँ, सामग्री में इन्हें रप्चर्स यानी रिश्तों में आई दरार या टूट कहा गया है। रप्चर्स। और अहम बात ये नहीं है कि ये दरारें आती हैं, क्योंकि वो तो आएंगी ही, बल्कि ये है कि हम इन दरारों के बाद मरम्मत यानी रिपेयर कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। एडट्रॉनिक के मशहूर शोध का हवाला देते हुए बताया गया है कि बच्चों के साथ सुरक्षित और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए मरम्मत करना बहुत जरूरी है। मरम्मत करना? हाँ, सिक्योर अटैचमेंट के लिए। असल में शोध तो ये भी कहता है कि माता पिता और छोटे बच्चे के बीच लगभग 70% बार तालमेल नहीं बैठ पाता। 70%? हाँ, मिस अक्यूनमेंट होता है। सोचिए 70%। लेकिन जो बात रिश्ते को मजबूत बनाती है वो ये है कि बार बार उस टूटे हुए तालमेल को ठीक किया जाए, यानी मरम्मत की जाए। अच्छा। गलतियों को रिश्ते के खात्मे की तरह नहीं, बल्कि उसे और गहरा करने के मौके की तरह देखना चाहिए। और जब माता पिता माफी मांगते हैं तो ये कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी, हिम्मत और जिम्मेदारी का सबूत होता है। तो ये मरम्मत करते कैसे हैं? क्या इसका कोई तरीका बताया गया है? मान लीजिए मेरी बच्चे से बहस हो गई, मैंने गुस्सा कर दिया, अब मुझे मरम्मत करनी है, तो मैं क्या करूं? हाँ, कुछ कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहले दोनों के शांत होने का इंतजार करें। गर्मा गर्म बहस में मरम्मत नहीं हो सकती। ठीक है। फिर जब दोनों शांत हों तो उस घटना का जिक्र करें, कल रात जो हमारे बीच झगड़ा हुआ था। हाँ। फिर अगर आपकी गलती थी तो ईमानदारी से माफी मांगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बेकार में चिल्लाया, मेरा दिन अच्छा नहीं था, पर मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ओके। इसके बाद बच्चे की भावनाओं को सुने और उन्हें मान्यता दें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा या गुस्सा आया होगा जब मैंने ऐसा कहा। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। बिल्कुल। और आखिर में भविष्य के लिए मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। अगली बार जब मुझे गुस्सा आएगा मैं कोशिश करूंगी कि पहले थोड़ी देर शांत हो जाऊं, फिर बात करूं। तुम क्या सोचते हो? इसमें वो मिगेल और उसकी माँ का उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। हाँ। उनके बीच ग्रेड्स को लेकर काफी लड़ाई हुई और माँ ने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। बाद में जब माँ शांत हुई तो उन्होंने मिगेल से बात की और माफी मांगी। जी। इस माफी ने न सिर्फ उनके बीच की कड़वाहट दूर की, बल्कि मिगेल को इतना सुरक्षित महसूस हुआ कि उसने अपनी असली परेशानी बताई कि उसे असल में मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रही थी
और वो मदद मांगने से डर रहा था। देखा। अगर माँ सिर्फ अपनी बात पे अड़ी रहती तो शायद ये असली वजह कभी सामने ही नहीं आती। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मरम्मत कैसे न सिर्फ रिश्ते को ठीक करती है बल्कि विश्वास और समझ को भी बढ़ाती है और कई बार असल मुद्दों को सतह पर लाने में मदद करती है। ये बच्चों को सिखाता है कि गलतियां होती हैं पर रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने सचेत पेरेंटिंग के बारे में काफी कुछ समझा। जी। कैसे हम अपने ऑटो पायलट रिएक्शन को पहचान कर उनसे बाहर आ सकते हैं, कैसे अपनी तेज भावनाओं को दुश्मन नहीं दोस्त समझकर उन्हें संभालना सीख सकते हैं, कैसे सजा देने के बजाय पहले बच्चे से जुड़कर और फिर उसे सीखने में मदद करके ज्यादा बेहतर नतीजे पा सकते हैं। बिल्कुल। और ये कि गलतियां होना लाजमी है, पर उन गलतियों के बाद रिश्ते को ठीक करना, उसकी मरम्मत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। इन सब से मिलकर शायद हम एक ज्यादा शांत और गहरे जुड़े हुए परिवार का माहौल बना सकते हैं। हाँ, और याद रखने वाली सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये सब एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। सही। कोई भी रातों रात सचेत पेरेंट नहीं बन जाता। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं बल्कि लगातार कोशिश करते रहना और सीखते रहना है। शायद आज आप इस बातचीत से सिर्फ एक छोटी सी चीज लेकर जाएं, जैसे गुस्सा आने पे कुछ कहने से पहले सिर्फ एक गहरी सांस लेना, छोटा सा कदम। हाँ, या रोज बस 10 मिनट बिना फोन या टीवी के पूरी तरह अपने बच्चे के साथ मौजूद रहना। ऐसे छोटे छोटे कदम भी वक्त के साथ बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में आप सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंटिंग की ये जो चुनौतियां हैं, ये जो मुश्किल पल हैं, हाँ, वो असल में हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने का मौका दे रही हो? शायद ये सिर्फ बच्चों को पालने पोसने के बारे में ही नहीं है, बल्कि उतना ही हमारे अपने अंदरूनी विकास और सफर के बारे में भी है।